नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं अजीत सिंह जी, स्वामी रामदास। अजीत सिंह जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार अवनीश जी, नमस्कार। अजीत जी, दर्शकों को थंबनेल से हालांकि पता चल गया होगा, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंटरव्यू पे जो जेल से दिया गया है और अभी उसके पहले पार्ट पर सरगर्मियां तेज थी, हड़बड़ाहट थी ही की थी कि तब तक उसका दूसरा पार्ट भी कल देर शाम आ गया। हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। पंजाब पुलिस ने यह कहा कि साहब ये पता नहीं कब का वीडियो है और इसका हुलिया मिलता नहीं है। तो कल बिल्कुल उसी हुबहू होलिये में जिसमें जो पंजाब पुलिस ने जो तस्वीर जारी की थी लॉरेंस की, उसी में पार्ट 2 आ गया। ये क्या है सर, पंजाब में ये क्या हो रहा है? तब मैं तो बहुत दिनों से कहता रहा हूँ अवनीश जी कि पंजाब में तो सब नंगा नाच हो रहा है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज रही नहीं है पंजाब में। मतलब जो बिहार का जंगल राज हम लोग सुनते थे, तो वो तो कुछ भी नहीं है। वहां बिहार का जंगल राज तो पंजाब के जंगल राज के आगे एकदम बच्चा दिखाई देता है। तो सब जंगल राज है बिहार में चल रहा है, सॉरी पंजाब में। ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ कुछ चीजें हैं। हालांकि बात ये भी खड़ी होनी चाहिए कि एक स्थापित मीडिया का पत्रकार और एक बड़ा चैनल वो किस तरीके से किसी जेल में बंद कैदी का इंटरव्यू कर लेता है। अब ये इंटरव्यू कहा जाएगा या स्टिंग ऑपरेशन कहा जाएगा, ये अलग एक विषय हो जाता है। लेकिन दर्शक भी हो सकता है उस इंटरव्यू को देखे हों, समाचार तो सुने ही होंगे। कुछ बड़ी मजेदार बातें उसमें हैं। मजेदार हालांकि कहना ठीक नहीं है, लेकिन अब मजा आ रहा है और मजेदार बातें हो रही हैं तो उसको एड्रेस भी करना पड़ेगा ना। सर ये बताइए कि अभी पंजाब में अमृतपाल सिंह जी खालिस्तान जिंदाबाद किए हुए हैं, उनको बिल्कुल भारत देश से लड़ाई लड़नी है। और उसी पंजाब की एक जेल में बंद एक गैंगस्टर, एक माफिया अचानक तिलक लगा के और भगत सिंह की कभी टी शर्ट पहन के, कभी वो भगवा टी शर्ट पहन के, और ये कहता है कि साहब मैं तो अन्न नहीं खाता, मैं तो अनाज खाता ही नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि वो मंगलवार व्रत रहता हूं ये भी ना कह दे। भाई अगर 2 इंटरव्यू आ चुके हैं तो तीसरा भी आया। मंगलवार व्रत रहते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उनके जीवन का एक लक्ष्य है, उनको गौशाला खोलना है। जी हाँ, जी हाँ। और वो ये भी कहते हैं कि हमारे किसी भाई ने खोल भी दिया है गौशाला, अब बाहर आएंगे तो उसको खाली बड़ा बनाएंगे। अच्छा, लक्ष्य देखिए, सिद्धू मूसेवाला जी को वो ठिकाने लगा चुके हैं और सलमान खान जी को आज 2 दशक से ज्यादा एक पुराना जो बिश्नोई समाज से जो एक उनका मामला चल रहा है राजस्थान वाला, तो उसके लेके अगला उनका निशाना यह है कि साहब हम तो सलमान खान को मारेंगे। तो साहब ये बताइए, अच्छा हाँ, उसी के साथ पंजाब में ड्रग्स किसी को नहीं बेचने देंगे। हाँ। तो अचानक एक माहौल बन गया साहब कि एक तरफ अमृतपाल सिंह जी पंजाब को सुधारने का ठेका लिए बैठे हैं, हालांकि उनका नजरिया है कि अलग देश बना के वो पंजाब सुधारेंगे। यहाँ लॉरेंस बिश्नोई साहब जो है वो हर हर महादेव और जय बजरंग बली बोल के मैदान में कूद गए हैं। तो ये नया माहौल क्या है पंजाब का? सर ये जब इंटरव्यू देख रहा था ना, तो एक बार तो सब मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार ये तो नया हिंदू हृदय सम्राट पैदा कर दिया एबीपी न्यूज ने। है तिलक लगा रखा है और उसके बाद कहता है मैं राष्ट्रवादी हूँ। मूसेवाला तो खालिस्तानी था, मैं राष्ट्रवादी हूँ, हमने तो जी खालिस्तानी को मारा है। उसके बाद कहता है गौशाला खोलूंगा।
तो और सलमान खान जब तक हमारे समाज से माफी नहीं मांगेगा, जब तक सलमान खान को माफ नहीं करूंगा, उससे बदला लूंगा। बोले अभी हम क्या गैंगस्टर बने? गैंगस्टर तो हम तब बनेंगे जब हम सलमान खान को मार देंगे। मतलब तब नेशनल चैनल पे सरेआम सलमान खान को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, और खुद को हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू माफिया डिक्लेयर करने की ये एक पीआर एक्सरसाइज मुझे लगी। मतलब अब और दूसरी बात है, ड्रग्स नहीं बेचने दूंगा, तब सरकार तो नहीं रोक पाएगी ड्रग्स। तो अब एक तरफ अमृतपाल सिंह रोकेंगे और एक तरफ अब लॉरेंस बिश्नोई, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय संत बाबा श्री लॉरेंस बिश्नोई जी अब हमारे पथ प्रदर्शक होंगे, अब समाज का कल्याण करेंगे, पंजाब में। अब वो ड्रग्स बेचना रुकाएंगे, अब वो पंजाब के नए हीरो हैं सब। इस इंटरव्यू की तो कुल लबोलुआब ये है जो मुझे दिखाई दी। ठीक है। अब जेल से निकल के कोई तस्वीर बाहर दिखाई दे रही है, तो इसमें पंजाब सरकार का भी तो एक रोल मानिए ना सर। वह भी इस नए युवा हिंदू हृदय सम्राट को पुनः पूरा स्थापित करने में एक माध्यम बन रहे हैं। आखिर बिना सिस्टम में पहुंच के मोबाइल कैसे पहुंचा? मोबाइल पहुंच गया, 5G 4G कनेक्शन कैसे पहुंचा? बड़ा शानदार तरीके से हाथ में लेके और साहब सेल्फी मोड में इंटरव्यू दे रहे हैं। पंजाब पुलिस पहले तो उसने कह दिया कि साहब ये पुराना उनका है, मामला है, ये कहीं और का है, हमारे यहाँ का नहीं है। तो फिर उन्होंने दूसरा पार्ट दे दिया कि अरे नहीं साहब, आगे आपके यहाँ का ही है। तो इसमें पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस, पंजाब की जेल डिपार्टमेंट, उसका भी तो कुछ योगदान दें सर, उन्हें भी, कि नहीं दिया जाए? बिल्कुल। वो एक ना हमारे यहाँ बनारस के एक कवि हुए हैं, उनका नाम है पंडित श्री कृष्ण तिवारी। उनकी एक बड़ी मशहूर कविता है, भीलों ने बांट लिए वन राजा को खबर तक नहीं, रानी हुई बदचलन राजा को खबर तक नहीं। तो साहब हमारे यहाँ जो राजा साहब हैं वो दारू पी के टल्ली हैं पंजाब में। हाँ जी, एक आदमी दिल्ली में बैठ के राज कर रहा है, इनको उसने बना रखा है कठपुतली, हमारे राजा साहब को, और भीलों ने बांट लिए वन। तो साहब अब न तो पंजाब सरकार की कोई हनक है, न जब जब पंजाब सरकार की हनक नहीं है तो फिर पंजाब पुलिस की कहां से होगी? तो न पंजाब पुलिस की कोई हनक है, न जेल प्रशासन की हनक है। सर अंधी पीस रही है, कुत्ते चाट रहे हैं सर, नंगा नाच है। और आप अकेले लॉरेंस बिश्नोई को क्यों देख रहे हैं? पंजाब के टोटल लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए ना सर। जब से ये पंजाब में पंजाब के किसान सिंघू बॉर्डर पे आके बैठे थे और किसान आंदोलन के नाम पे इस देश में अराजकता पैदा करने की जो शुरुआत हुई थी, वो अराजकता अब उत्तरोत्तर बढ़ रही है। तो साहब उसी का नतीजा था ना कि आपके राज्य में प्रधानमंत्री आते हैं और उनका रास्ता आप रोक लेते हैं और उनको बैरंग वापस जाना पड़ता है, और आप कहते हैं कि ये हमारे अपने लोग हैं, हम इन पे कैसे बल प्रयोग कर दें। पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाब के मजदूर जहां चाहते हैं, जब चाहते हैं, चाहे जिस सड़क को रोक के बैठ जाते हैं। तो साहब पंजाब की सरकार एक और भी है ना, आपके घर में 3 बच्चे हैं, बड़ा वाला बदमाश है, दूसरा वाला उससे बड़ा बदमाश है। तो जब पहले 2 को आप नहीं रोक सकते बदमाशी से, तो तीसरे को कैसे रोक लेंगे? बात सही है भाई और आप तो सब आप पूरी तरह टोटली अक्षम है, और पंजाब के इन गुंडा अराजक तत्वों ने आपको ठोक बजा लिया है। वो जानते हैं कि इन तिलों में तेल नहीं है, इसकी औकात ही नहीं है हमें रोक ले। तो ठीक है साहब, अंधी पीत रही, कुत्ते चाट रहे। ठीक है, ये है पंजाब।
हाँ, यही बात देखी गई थी जब पंजाब के एक दूसरे युवा क्रांतिकारी अमृतपाल सिंह जी वो गुरु ग्रंथ साहब के नाम पर एक गाड़ी लेके और अजनाला थाने पे पहुंच गए थे और बाकायदे हमला किया था। और उसके बाद सरेंडर करते हुए जिस आरोपी को छुड़ाने के लिए ये गए थे, बाकायदा पंजाब पुलिस ने जाके कोर्ट में कह दिया कि मालिक ये बिल्कुल अच्छा बच्चा है, एनु छोड़ दो, छੱਡ दो, है ना। हाँ। अच्छा, आपने पंजाब में जब तब सड़क घेर के किसान आंदोलन के नाम पर बैठने की बात की, तो मैं आपको जानकारी भी दे दूं और दर्शकों को भी बता दूं कि G20 समिट के विरोध के लिए पंजाब G20 समिट होने जा रहा है, उसके विरोध में भी भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोग शामियाना सजा के बैठ चुके हैं सड़क पे और वो विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल उसी कम्युनिस्ट एजेंडे पर विरोध कर रहे हैं कि ये साम्यवादी जो आक्रमण हो रहा है हमारे पंजाब में, इसको रोकना है और इसको खत्म करना है। तो आप जरा ये बताइए कि एक तरफ सरकार को आपने निकम्मा कह दिया, सरकार दिख भी रही है निकम्मी, दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह जी बिल्कुल बीड़ा उठाए हुए हैं, अलग स्टेट बना के सुधार देंगे, बिल्कुल उड़ते पंजाब को ऐसा सोने का पंजाब बनाएंगे कि उसमें ना ड्रग्स बिकेगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा। ठीक है, अब ये साहब जय बजरंग बली बोल के कूद गए, तो अब सरकार को वहां से निकल लेना चाहिए, फिर सरकार के कोई रोल तो वहां दिखाई दे नहीं रहा। देखिए, इसके ना ये गुंडा एलिमेंट को न रोक पाने की जो अक्षमता सरकार दिखा रही है ना, इसके पीछे बहुत सारे रिलीजियस और पॉलिटिकल कारण हैं। पहले तो इन्होंने किसानों के नाम पे अराजकता फैलाई पंजाब में। तो साहब, किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो किसानों को खुली छूट, और चूंकि निशाने पे मोदी सरकार थी, इसलिए अपने किसानों को इन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे जाके बैठा दिया कि जाओ मोदी सरकार को परेशान करो, वहां झुकाओ, वहां अराजकता करो। बकायदा अमरिंदर सिंह जी का बयान आया था कि आपने यहाँ क्यों सड़कें रोक रखी हैं, दिल्ली जाओ ना। वो दिल्ली चले गए। उसके बाद तब किसान यहां से शुरू हो गए, और उसके बाद जब बेअदबी के नाम पे हत्याएं होने लगी हैं, एक बेचारा पागल अर्ध विक्षिप्त एक मासूम बच्चा 16-17 साल का, वो एक गुरुद्वारे में रोटी खाने के लिए घुस गया, तो उसको आपने बेअदबी के नाम पे मार दिया। और बेअदबी के नाम पे इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें आज तक एक में भी बेअदबी सचमुच में प्रूव नहीं हो पाई है। बहुत सारे केसेस में तो पता लगा कि साहब कुछ हुआ ही नहीं था, इसके बावजूद बेअदबी के नाम पे आपने अब तक सैकड़ों किलिंग्स कर दी हैं। और खुद खुद हरमिंदर साहब में गोल्डन टेम्पल के अंदर बेअदबी के आरोपी की हत्या कर दी गई, और आज तक उसमें कोई एफआईआर तक नहीं लिखी गई। मतलब पंजाब का पूरा समाज एकदम चुप लगा के बैठ गया कि अरे भैया, अगर उस लड़के ने बेअदबी की ही थी तो कम से कम उसे पकड़ते तो सही, उसे लाते तो सही, पता तो लगता कौन था, कहां से आया था, क्या था। आज तक इतना भयानक कि उसे पकड़ा गया, मार दिया गया, उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली, कोई उसकी डेड बॉडी क्लेम करने नहीं आया, कोई आज तक उसको खोजता हुआ इस देश में नहीं आया, और आज तक उस विषय पर पूरा समाज, पूरा देश चुप है। मतलब उस सरकार ने कर दी, परंतु उसी स्वर्ण मंदिर में एक लड़के की हत्या हो गई, उसकी डेड बॉडी कहां गई ये तक पता नहीं। आरएसएस ने कोई सवाल नहीं उठाया, केंद्र सरकार ने आपकी कोई सवाल नहीं उठाया। तो सब, जब आप किसानों को खुली छूट दे रहे हैं, रिलीजियन में बेअदबी के नाम पे हत्या करने की खुली छूट दे रहे हैं, जब आप बेअदबी के आरोप में जब किसी को गर्दन हाथ काट के दिल्ली में लटका दिया जाता है, और उसके आरोपियों को जब आप पंजाब में पकड़ते हैं, तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बकायदा वक्तव्य बयान देने के लिए एसपी साहब जो है वो पेश करते हैं, और वो लाइव बयान दिखाया जाता है। मतलब आरोपी जो है हत्या के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एसपी साहब के सामने।
ठीक है। तो साहब जब आप इस हद तक जाकर लोगों को अराजकता फैलाने की, जंगल राज की खुली छूट देते हैं, तो सबको दे रखी है तो इनको भी दे रखी है। अच्छा ठीक है, आपने यहाँ पर केंद्र सरकार का नाम लिया, आप मुझे जरा ये बताएंगे कि कानून व्यवस्था किसी स्टेट में राज्य का विषय है या केंद्र का विषय है? सर बिल्कुल राज्य का विषय है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, पर केंद्र कब तक मूक दर्शक होके बैठा रहेगा ये भी तो हमें पता लग जाए ना। मतलब क्या जब सचमुच 84 वाली स्थिति देश में पैदा हो जाएगी और जब पानी नाक से ऊपर चला जाएगा, केंद्र सरकार तब संज्ञान लेगी क्या? हम्म। आखिर कहां तक अराजकता जब हो जाएगी प्रदेश में, तब केंद्र सरकार एक्शन में आएगी? ये पूछने का तो हक हमारा भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी जी, यहाँ मैं फिर एक बार युवा हिंदू हृदय सम्राट लॉरेंस बिश्नोई साहब के उस इंटरव्यू पे चलूंगा। ये जो नहीं सर, दूसरे उसमें परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय श्री लॉरेंस बिश्नोई जी, श्री श्री बड़ी 108 श्री लॉरेंस बिश्नोई जी। बड़ी बात, बड़ी बात। एक तरफ खालसा महान अमृतपाल सिंह हाँ और हाँ दूसरी हाँ, तरफ संत जी, वो संत जी हैं, वो संत जी हैं। जी जी जी। तो चलिए इन संत जी के बारे में तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, और संत जी फिलहाल जो है इस समय चर्चा से जरा सा दबे हुए हैं। इस समय तो ये बजरंग बली बोल के बिश्नोई जी ऊपर मैदान हम्म में है। हम्म मैं रू देख रहा था दूसरी किस्त वाला, तो एक बड़ी मजेदार चीज मैंने देखी उसमें। जब जगविंदर पटियाल जो एबीपी के पत्रकार हैं, उन्होंने जब उनसे ये पूछा कि अब क्या पंजाब में माफिया राज ही चलेगा, तो वो साहब बड़ी मासूमियत से ये कहते हैं कि साहब यहाँ पंजाब में तो कोई बहुत माफिया वाफिया होते नहीं है, माफिया वाफिया तो यूपी और बिहार में होते हैं। तो वहां पे पटियाल उनको रोकते हुए कहते हैं कि लेकिन यूपी में तो ऐसा होने पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, माफियाओं के घर गिराए जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो सारा कुछ कल्चर जो है अब यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो वो जो फटाफट जवाब दे रहे थे बिश्नोई जी, वो थोड़ा सा गड़बड़ाते हैं वहां पे, कहते हैं अच्छा ऐसा हुआ है। तो नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो यहाँ पे है। अब मैं तो माफिया नहीं हूं, मैं तो 21 साल का था तब से जेल में हूँ, 9-10 साल मुझे जेल में हो गए, 31 साल का हो गया हूँ अभी। सलमान, फिर वो बार बार सलमान पे आ जाते हैं। तो साहब ये बताइए कि आखिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर बुलडोजर माफियाओं पर चल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश से जब बेरोजगारी आ गई माफियाओं की, गुंडों की, बदमाशों की, तो ये नया ठिकाना खोजा जा रहा है जो कि अब उनको राजस्थान में मिल सकता है, हरियाणा में मिल सकता है और पंजाब में मिल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यूपी का जो माफिया है वो बेचारा दर दर मारा मारा फिर रहा है और जान बचाने के लिए भाग रहा है। यूपी का माफिया, वो भी आपको अच्छी तरह याद होगा कि यूपी का माफिया जो है वो रोपड़ के जेल में किस तरह जान बचा के छुपा हुआ था, और यही मुख्तार। कांग्रेस की सरकार, यही अमरिंदर सिंह जो है, यही अमरिंदर सिंह उसको शरण दिए हुए थे, और यही हम्म लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उनको टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था, है हम्म। ना? हमारे भाईजान को, एक भाईजान साबरमती जेल में है और कह रहे हैं कि दुहाई भाई के हमके यूपी मत ले जा, हे जज साहब बचा ला, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब प्लीज यहीं से मेरी गवाही ले लो, मुझे यूपी मत ले जाओ। तो साहब देखिए, यूपी तो खतरे से खाली नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अब निरापद स्थान तो सर, सबसे निरापद तो या तो राजस्थान बच जाता है या पंजाब बच जाता है, और आज की तारीख में तो साहब पंजाब सबसे निरापद स्थान है गुंडे माफियाओं चोरों बदमाशों के लिए। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। पर आपने कहा ना सर वहां बुलडोजर चल जाता है, तो सर देखिए, पुलिस तो पुलिस है। आप पुलिस की बात छोड़ दीजिए सर, आप पुलिस हटा के ना होमगार्ड को दे दीजिए प्रदेश, होमगार्ड भी सर 3 दिन में सुधार देंगे। तो सर बात यह ना कि ये सब होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति से। सर बिल्कुल। पंजाब की पुलिस वही पुलिस है कि एक आतंकवादी ने एक पुलिस वाला उठा लिया था,
तो एसएसपी साहब उस आतंकवादी के घर से 36 उठा लाए थे। माँ बाप, भाई बहन, बेटी, दामाद, फूफा, नाना, मामा और गर्भवती औरतें तक उठा लाए थे। और उन्होंने कह दिया था कि अगर मेरे पुलिस वाले अफसर का अगर नाखून भी कट गया ना तो छत्तीस है मेरे पास। सर ये वही पंजाब पुलिस है। पंजाब पुलिस का खून पानी नहीं हुआ है सर, इच्छा शक्ति नहीं है ऊपर बैठने वाले लोगों की। नहीं तो सर जेसीबी और बुलडोजर तो पंजाब में भी हैं बिल्कुल। सर। नहीं है तो योगी जैसा राजनीतिक नेतृत्व नहीं है, योगी जैसा विल पावर वाला नेता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, दैट इज अब द डिफरेंस। बिल्कुल दैट इज द डिफरेंस। बिल्कुल ये सीधा सीधा बदलाव और अंतर दिख रहा है और ये साफ नजर आ रहा है। जी आपने जब आज पंजाब की बात शुरू की तो जंगल राज कहते हुए आपने शुरू किया, और जंगल राज एक वो परमानेंट जो है वो मिल्कियत रही है बिहार की। तो आज के पंजाब में और आज के बिहार में जंगल राज को लेके कितना कंपटीशन है, कितना कंपटीशन देख रहे हैं आप? कौन इस समय आगे चल रहा है, नहीं सर, बिहार या पंजाब? सर वो जैसे आजकल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में नई जनरेशन के आ जाते हैं तो ना, कोई प्रो होता है, कोई अल्ट्रा एचडी है ना, ऐसे होते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा उनके टर्म्स नहीं मालूम है। तो सर वो जो वो था ना, बिहार का जंगल राज था, वो तो बड़े पुराने जमाने का सर जंगल राज था। आजकल तो सर अल्ट्रा एचडी 4K जंगल राज जो पंजाब में चल रहा है सर। चाहे जितना बड़ा जंगल राज था, आपने कभी ये सुना था क्या कि थाने पे कब्जा करके किसी अपराधी को छुड़ा के ले गए, या थाने पे कब्जा कर लिया, हजारों की भीड़ 70 किलोमीटर चल के थाना घेर ली और पुलिस ने बाकायदा कोर्ट में एप्लीकेशन दी और कि साहब गलती से पकड़ लिया था, छोड़ दिया जाए, और कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को मान लिया और कोर्ट ने जेल से अपराधी छोड़ दिया। तो इस लेवल का जंगल राज था क्या बिहार में? नहीं, इस लेवल का तो खैर नहीं आप देखा गया, बताइए। और इस लेवल का अराजकता भी नहीं देखी गई कि कोई अपराधी जेल में बंद होके घंटों घंटों लंबा इंटरव्यू देता है और अच्छी क्वालिटी का इंटरव्यू देता है। ये भी तो नहीं देखा गया। हाँ जी। तो अब आप बताइए कि एक जो आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है पंजाब में और जिसके मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, जिनको आपने कहा कि वो तो साहब हिलता पंजाब हैं, है ना, उड़ते पंजाब के हिलते मुख्यमंत्री अ, मान साहब। तो आखिर मालिक तो अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो इस समय व्यस्त हैं मोदी जी के खिलाफ जो है साजिशें बुनने के लिए। और इस समय अपने मंत्री, कौन मंत्री अंदर गया कौन मंत्री बाहर आया, अभी वही हिसाब किताब लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया का बंगला खाली करा रहे हैं, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो मनीष सिसोदिया उनके शराब मंत्री के जेल जाने के बाद सीधे उनके घर गए थे, उनके घर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे थे कि मनीष सिसोदिया के परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। और कल जो है एलजी साहब के साथ एक कार्यक्रम में थे, पत्रकारों ने पूछा कि वो सिसोदिया जी का घर खाली कराया जा रहा है, तो उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने कि कौन सिसोदिया, तो वो यहां तक चले आए हैं। तो आखिर पंजाब में सरकार फेल है, इसकी कोई जिम्मेदारी उसकी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की बनती है कि नहीं बनती है? नहीं सर, अरविंद केजरीवाल की तो जिम्मेवारी बाद में बनेगी, पहले तो भगवंत मान साहब की बनती है ना। ठीक है। तो भगवंत मान साहब क्या कर रहे हैं? सबसे देखिए, पहली देखिए, आप कठपुतली हैं पर आप हैं ना, यू आर देयर। तो साहब जिम्मेवारी तो कठपुतली सीएम की बनती है ना कि वो अपने प्रदेश को संभाले। और सब मुझे तो ताज्जुब तब होता है जब पंजाब का सीएम बड़ी बेशर्मी से कहता है कि कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर की, क्या समस्या है पंजाब में? तो किसी किस्म की कोई समस्या नहीं। वहां का डीजीपी ये कह के पल्ला झाड़ लेता है, नहीं साहब हमारी जेल में तो इतना अच्छा सिग्नल नहीं मिलता है, हमारी जेल में तो अ, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती।
और उसके बाद एक हुलिया जारी करता है, और उसी हुलिये में, उसी दाढ़ी बाल में, उसी हेयर स्टाइल में अगले दिन फिर एक नई वीडियो आ जाती है। बिल्कुल। और इसका मतलब इंटरव्यू एक बार नहीं 2 बार हुआ, और क्या पता तीसरी बार भी हो जाए, चौथी बार भी हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सब बात, 1 मिनट मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं सर। 90 के दशक में जब पंजाब पुलिस ने और पंजाब की सरकार ने आतंकवाद को जब सख्ती से और सफलतापूर्वक कुचल दिया, तो इसके बाद साहब हमारे समाज को, हमारे देश को और पंजाब राज्य को चिल मची थी मानवाधिकार की, याद है ना? और उस हम्म। मानवाधिकार के चक्कर में हजारों हजारों पुलिस वालों पर मुकदमे चले, और बिल्कुल। एक तरह से स्टेट ने उन पुलिस वालों को, जिन्होंने अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में आदेशों का, अपने से बड़े अधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए वो तमाम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की थी, और उनको अपने हाल पे छोड़ दिया गया मरने के लिए। और उसमें से कई लोग आज तक सजा भुगत रहे हैं। वो लोग जिन्होंने सिर्फ लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी ड्यूटी निभाते हुए, अपने से बड़े अधिकारी का आदेश का पालन करते हुए वो हम्म। काम किए थे। तो और मुझे अच्छी तरह याद है सर, एक एसपी साहब हुआ करते थे, वो अपनी उस प्रताड़ना और मानवाधिकार आयोग, मैं थोड़ा जरूरी काम कर रहा हूँ, जाइए आप लोग हैं। तो कुछ भक्त लोग आ गए थे चरण छूने आश्रम में। तो सर मुझे याद है, एक एसपी साहब ने राजपुरे में वो रोज की सुनवाई से और रोज की प्रताड़ना से इतने तंग आ गए थे कि उन्होंने राजपुरे में एकता एक्सप्रेस जो दिल्ली से कालका जाती है, उसके नीचे आके खुदकुशी कर ली थी, बिल्कुल, बिल्कुल। आत्महत्या कर ली थी एसपी साहब ने। उनका नाम भूल गया हूं मैं। तो जी। सर बात यह ना कि पंजाब में आज पुलिस अपने लेवल पे इन क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठा सकती है। यूपी की पुलिस इसलिए गाड़ी पलट देती है, यूपी में बुलडोजर इसलिए चल जाता है, यूपी में माफिया को नेस्तो नाबूद कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, ये कहने वाला आदमी विधानसभा में बैठा है। वो बिल्कुल। विधानसभा में ताल ठोक के कहता है कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। पर जिस दिन पंजाब की विधानसभा से ये संकल्प जाहिर हो जाएगा ना कि इन गुंडों को, इन अराजक तत्वों को, इन जंगल राज वालों को, इन माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, जिस दिन कोई गरज के कह देगा विधानसभा में, यही पंजाब पुलिस ऐसा दौड़ा के मारेगी कि पानी मांगते नजर आएंगे। ठीक है। आपने जब ये कहा, हम्म, और बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश में माफिया अपनी औकात पे इसलिए हैं कि उनको मिट्टी में मिला देने और उनको चुन चुन के मिटा देने की आवाज देने वाला एक समर्थ राजनीतिक नेतृत्व है। अब जी यहाँ आपकी कही बात से एक बात और निकलती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा चुन के आई है उत्तर प्रदेश में, और ऐसा 35 साल बाद हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो ये तो उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का भी तो वो एक फैसला है कि जिन्होंने 5 साल काम किया उत्तर प्रदेश में और उसके बाद रिपीट किया। तो ये जी पंजाब अगर इसी कहानी को ले चलें तो आखिर पंजाब में पंजाब के मतदाताओं ने जो सरकार चुनी, जिसको वोट दिया, उसी की तो सरकार है। तो जी ऐसा ऐसा कहने से के पीछे जब मेरा जो मंतव्य है, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि अब आज के इस पंजाब को देख के वहां का मतदाता, वहां का नागरिक, पंजाबी, पंजाबियत, उसका क्या हाल है, उसका क्या तापमान? सर पंजाबियत तो बेचारी सड़क पे पड़ी करा रही है और रो रही है कि हमारी मती मारी गई थी, हमने ये किन लोगों को कुर्सी सौंप दी, हमने किन लोगों को अपने सिर पे बैठा लिया। और सर दिक्कत यह है कि साहब इतना प्रचंड बहुमत दे के बैठाया है कि केंद्र सरकार भी जो है ऐसी प्रचंड बहुमत वाली लोकप्रिय सरकार को, हालांकि अब लोकप्रिय नहीं है, जब आई थी तब लोकप्रिय सरकार को आखिर बर्खास्त कर दे। तो इतने प्रचंड बहुमत वाली सरकार को बर्खास्त करने के लिए भी तो जिगरा चाहिए। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार तो वो जिगरा ही नहीं जुटा पा रही है। पर सर लोगों का तो पेट भर गया है,
मैंने बहुत से ऐसे अपने पंजाबी मित्रों से बात की, तो उन्होंने एक ही कहा, अरे सर, अब हमें इस पंजाब प्रदेश को सिर्फ मोदी जी ही बचा सकते हैं। अरे मैंने कहा नहीं मोदी, अरे नहीं नहीं सर, आपको पता नहीं है। और एक बात बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात, अब आम पंजाबी कहता है कि हमें भी योगी जैसा सीएम चाहिए। सर मैं आज आपको बता रहा हूं, आज अगर पंजाब में चुनाव करा दिए जाएं तो आज अगर पंजाब में चुनाव करा दिए जाएं तो एक फोन आ गया था बीच में, तो पंजाबी जो है ना भाग के बीजेपी को चुन लेंगे। पर अभी मुझे लगता है कि अभी फल पूरी तरह नहीं पका है। अभी बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है ना, वो धीरे 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 पका रही है कि अभी जरा पूरी तरह पक जाए तब इस आम को खाएगी वो। अच्छा अच्छा। हालांकि कहना ये चाहिए था कि अब पंजाब तो धीरे धीरे सड़ने की तरफ बढ़ रहा है वर्तमान। ये 500 में ऐसा एक फल चुन लिया है जो कि वो लगातार हाँ, सड़ रहा है। लेकिन आप पकने की बात कर रहे हैं, उसका राजनीतिक मंतव्य मैं समझ सकता हूँ, दर्शक भी समझ सकते हैं। अच्छा अजीत जी, चलते चलते अगर इस बातचीत को समेटें अगर, तो एक चीज जी जो ये प्रिंस बिश्नोई हो जिस तरीके से एक तरफ ठेका उठाया है कि मैं पंजाब को और पंजाबियत को बिल्कुल, वो बड़े फक्र से गिनाया है उसने अपने दूसरे इंटरव्यू में कि बिश्नोइयों के कुल कितने गांव हैं, जाटों के कुल कितने गांव हैं पंजाब में। और वो सीधा कहता है कि साहब राजस्थान हमारा मूल है, वो ठीक है, हरियाणा से भी हमें मतलब नहीं है, हमारा होमलैंड है पंजाब, और हम तो पंजाब को सुधारेंगे, पंजाबियत को बिल्कुल दूसरे ही फलक पे ले जाएंगे। दूसरी तरफ वो अमृतपाल, अब ये आमने सामने दिखाई देते हैं। एक जो जमीन तैयार हो रही है, उस जमीन पर जब सरकार बिल्कुल निकम्मी बैठी हुई है, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं पा रही है, जेल से बैठ के अपराधी इंटरव्यू दे दे रहा है, तो जेल के बाहर वाला अपराधी क्या क्या कर ले जाएगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। अब ऐसे में सर मुझे एक पुलिसिया और बाकी जो ये एजेंसीज होती है ना, उनका एक मोडस ऑपरेंडी याद आ रहा है। एक पुलिस वाले ने, बड़े सीनियर पुलिस वाले थे, उन्होंने ऐसे बात हो रही थी, तो वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी थे, तो कभी उनसे बात हुई, तो हमने कहा कि ये बताइए आप लोग एक मंथ इनकाउंटर करते हैं, तो उसके बाद फिर उसका सीरीज आगे कैसे बढ़ता है। तो उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा, हम लोग एक इनकाउंटर करते हैं और वो एक इनकाउंटर जो है वो 20-22 तक जाके आराम से सिमट जाता है। हमने कहा कैसे? बोला हम एक को मारते हैं, उसके बाद ये आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी होता है कि साहब कुछ ऐसे लोग छोड़ दीजिए जो आपस में ही जरा दाएं बाएं करें। ये हालांकि बड़ी प्रीमेच्योर थ्योरी है जिस पर मैं कह रहा हूं, लेकिन मोडस ऑपरेंडी ये होता है एजेंसियों का। इसकी कोई संभावना देख रहे हैं क्या आप? क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, भले ये इंटरव्यू एक स्टिंग ऑपरेशन हो, लेकिन बाकायदे लिया गया है तैयारी के साथ और बाकायदे तैयारी के साथ दिया गया है, ये अनायास नहीं हो सकता। दूसरा, जेल में जो लड़का 9 साल 10 साल से बंद है, उसका सारा कामकाज जेल से ही चल रहा है, चाहे वो राजस्थान की जेल में रहा हो, चाहे वो तिहाड़ में रहा हो, चाहे अब वो बठिंडा की जेल में है। वो जबरदस्ती आई क्यों एक्सपोज करेगा कि साहब मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं तो इंटरव्यू दे रहा हूं। तो इसमें कहीं इस तरह का कोई एंगल आप देखते हैं क्या कि लड़ो मरो और आपस में ही कुछ देखिए करके अभी दिखाओ? पिछले दिनों यहाँ गोविंदवाल सेंट्रल जेल है, हम्म, वहां पे एक घटना हुई कि जहाँ पे इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 कुछ हफ्ते हुई। अपराधियों ने इन्हीं के पुराने मित्र, वो जग्गू भगवानपुरिया के गैंग के 2 लोगों को पीट पीट के मार डाला और जेल के अंदर मार डाला। और उसके बाद मारने के बाद बाकायदा वीडियो बनाई और ताल ठोकी। वो मारने वाले सब हरियाणा के थे। हम्म, और तब ये जो इनफैक्ट जो ये पूरा जो नेक्सस है ना, ये सिर्फ जो ये इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, ये सिर्फ ये कोई पंजाब सेंट्रिक गैंग नहीं है। ये इसकी जो स्पिलओवर है, ये पूरा का पूरा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी और इवन बिहार तक इसकी जो है जड़ें फैली हुई हैं। और ये बहुत बड़ा एक नेक्सस हो गया है, जिसमें हमारे जो गाजीपुर वाले जो भाईजान है ना, वो खुद इसी
इसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो है जुड़े हुए हैं। और ये 8-10 बड़े गैंग्स का एक ग्रुप है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, और एक दूसरा ग्रुप है जो कि वो नीरज भवानिया और वो जो दिल्ली वाले जो गैंगस्टर थे, उसमें हरियाणा में भी 2 ग्रुप्स हैं, एक वो नीरज भवानिया गैंग और एक जो है वो काला जठेड़िया। तो ये लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़िया, ये सब पहले तिहाड़ जेल में एक साथ थे। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो दर्शकों, ये थी पूरी बातचीत अजय सिंह जी के साथ पंजाब के हवाले से, लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से और पंजाब में चल रही अलग अलग गतिविधियों के हवाले से। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और अजय सिंह को धन्यवाद देते हैं। हाँ, आपसे फिर चलते चलते वही हमारा निवेदन कि आपने अगर अब तक प्रारब्ध को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। साथ ही हमें ये लगातार बताते रहें अपने कमेंट में आके कि आपको हमसे किस तरह की चर्चाएं देखना पसंद है। तो आज के लिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।